हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के जी एस कॉन्सेप्ट एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम एमपीपीएससी मेंस की दृष्टि से विश्व भूगोल को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि पेपर वन के पार्ट वी में सिलेबस में मेंशन है। तो सबसे पहले हम सिलेबस को देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर हम इस टॉपिक को क्या रूपरेखा देकर तैयार करेंगे। तो विश्व भूगोल को पढ़ने से पहले हमें सिलेबस देखना है और सिलेबस के साथ पीवाईक्यू। तब हम समझ पाएंगे कि हम जो भी टॉपिक जो सिलेबस में मेंशन है उसको पढ़ रहे हैं उसका तरीका क्या है, कैसे हम उसके 3 मार्कर देखेंगे, कैसे हम उसके 5 मार्कर को कवर करेंगे और कैसे हम 11 मार्कर को तैयार करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं हम सिलेबस पर। और जो ये सिलेबस रहेगा, ये केवल अभी पेपर वन पार्ट बी, और इसमें हम विश्व भूगोल को ही देखेंगे अभी। चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सिलेबस, जो कि एमपीपीएससी की वेबसाइट से जाके आप देख सकते हैं। इसको डाउनलोड करिए और सबसे पहले तो आपके पास हार्ड कॉपी में आपका सिलेबस होना चाहिए, या आप कहीं इसको नोट डाउन करके देख सकते हैं, ताकि आपकी सिलेबस पर जब मौजूद पकड़ होगी तब आप समझ पाएंगे कि हमें किस टॉपिक को कितना सही तरीके से तैयार करना है। चलिए दोस्तों देखिए, ये प्रथम प्रश्न पत्र और खंड भाग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें बात है भूगोल की। फ्रेंड देखिए, इसका जो यूनिट वन है, इकाई एक है, इसमें हमें पढ़ना है विश्व भूगोल के बारे में। अब विश्व भूगोल में भी हमें क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए पहला पॉइंट इसमें दिया है प्रमुख भौतिक लक्षण। अब फिजिकल कैरेक्टर पढ़ने हैं हमें, और फिजिकल कैरेक्टर में प्रमुख भौतिक जो लक्षण, उनमें हमें पढ़ना है पर्वत को, पठार को यानी माउंटेन, प्लेट्यू, मैदान प्लेन, नदियाँ रिवर, झील लेक एंड हिमनद ग्लेशियर। तो देखिए, सिलेबस में पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि आपको प्रमुख भौतिक लक्षण पढ़ने हैं। और किसके भौतिक लक्षण? माउंटेन के, प्लेट्यू के, और जो आपके मैदान है प्लेन है, रिवर, लेक, और जो आपके हिमनद हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। फिर दूसरा पॉइंट इसमें मेंशन किया गया है प्रमुख भौगोलिक घटनाएं। अब भौगोलिक घटना कौन कौन सी हैं? जैसे कि भूकंप, जैसे सुनामी, ज्वालामुखी और चक्रवात साइक्लोन। तो हमें अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनो, और साथ में हमें चक्रवात के बारे में, साइक्लोन के बारे में पढ़ना है। और फिर उसके बाद जो तीसरा पॉइंट दिया है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वो है विश्व की जलवायु, अर्थात क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड, जिसमें हमें देखना है जलवायु, क्लाइमेट, एंड जो हमारी ऋतु हैं उनको। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन, वर्षा का वितरण, और साथ में हमें क्लाइमेट एरिया, जलवायु प्रदेश, और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज और उसके प्रभाव एंड इट्स इफेक्ट। ये है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस। अब दोस्तों, जो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस दिया है, हमें इसी के अकॉर्डिंग अपनी सिनॉप्सिस, अपने नोट्स को तैयार करना है। और नोट्स जब हम तैयार करेंगे तो हम इसका विशेष ध्यान देंगे कि 3 मार्कर कौन कौन से बन सकते हैं, 5 मार्कर हम कैसे तैयार करेंगे, और 11 मार्कर। इसी हिसाब से आपको अपने सिनॉप्सिस और नोट्स को डिजाइन करना है। तो हम अपनी इस सीरीज में सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं, और वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे। और आप देखेंगे 15 से 20 क्लास में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को फिनिश कर लेंगे विथ आंसर राइटिंग, जिसमें हम देखेंगे कि 3 मार्कर हमें कैसे लिखने हैं, 5 मार्कर हमें कैसे लिखने हैं, और 11 मार्कर को हमें कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए। अब इसको प्रारंभ करने से पहले हम एक बार प्रीवियस को हम देख लेते हैं कि किस टाइप के 3 मार्कर पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के 5 मार्कर पूछे जा रहे हैं, और किस टाइप के 11 मार्कर। आइए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। देखिए, पहले जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे हैं 3 मार्कर। जैसे अभी हाल ही में जो पेपर हुआ है, जैसे अभी हाल ही में जो पेपर हुआ है, इसमें पूछा गया था 3 मार्कर में आल्प्स पर्वत के बारे में। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछा है, आल्प्स माउंटेन, आल्प्स पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। तो देखिए, सिलेबस में मेंशन था ना यहाँ पे, क्या लिखा था सिलेबस में? देखिए आप, सिलेबस में लिखा है प्रमुख भौतिक लक्षण, और प्रमुख भौतिक लक्षण में पर्वत। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन उसने 3 मार्कर कैसे डाल दिया? पर्वत से, कि आल्प्स पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, जागृत ज्वालामुखी के 3 उदाहरण, है ना, 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज, ये भी सिलेबस का पॉइंट है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में किस प्रकार की वर्षा होती है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, किस प्रकार की वर्षा होती है, विच टाइप ऑफ रेनफॉल। अब देखिए सिलेबस को हम देखते हैं एक बार, सिलेबस में क्या लिखा है। देखिए यहाँ पे लिखा है वर्षा का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन। और डायरेक्ट इसी सिलेबस के इसी पॉइंट से क्वेश्चन उठा के 3 मार्कर में क्या पूछ लिया गया है, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में किस प्रकार की वर्षा होती है। तो जब भी हम टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर हम देख रहे होंगे कि किस प्रकार की वर्षा होती है, उसको हम 3 मार्कर में कैसे लेंगे। अगर यही क्वेश्चन 5 मार्कर में आएगा तो हम इसको फिर कैसे लिखेंगे। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। अभी हम सिलेबस के आधार पर जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं, हम केवल उसका अध्ययन कर रहे हैं, और हम यहाँ से अपनी एक समझ विकसित करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, और उसी हिसाब से हमें अपने टॉपिक को कैसे कवर करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान का नाम और स्थिति बताएं। तो रेन वाला टॉपिक है, वहां पर हम पढ़ रहे होंगे कि भारत में मैक्सिमम या हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होती है, उनके हम नाम लिखेंगे, उनका हम प्लेस देखेंगे। देखिए अगला पॉइंट, आग्नेय चट्टानों की 3 उदाहरण। तो ये चट्टानों वाला टॉपिक है। ठीक है, फिर लिखा है भारत में तांबा भंडार वाले
तीन प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है, ये सारे 3 मार्कर में पूछे गए हैं। उसके बाद देखिए, माउंट किलिमंजारो, अभी पूछा था आल्प्स माउंटेन के बारे में, अब पूछ लिया गया है किलिमंजारो के बारे में, किस महाद्वीप में स्थित है। तो देखो क्वेश्चंस की आप रिपीटेशन देखिए, किस महाद्वीप में स्थित है, ये भी क्या था अभी, आल्प्स पर्वत, देखिए किस महाद्वीप में स्थित है। तो जब हम यहाँ पे माउंटेन पढ़ रहे होंगे तो हमें ध्यान रखना है कि जो आयोग है वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है। नेक्स्ट देखिए, भूकंप का अधिकेंद्र क्या है, तो भूकंप दिया है हमें, भूकंप, टोर्नेडो, टोर्नेडो एक प्रकार का क्या है, आप सब जानते हो साइक्लोन है, तो हमें इसके बारे में पढ़ने, साइक्लोन हमारे टॉपिक में हुआ है। बराक नदी, रिवर सिस्टम। एल नीनो क्या है, ये हम जब क्लाइमेट पढ़ते हैं उसमें देखेंगे एल नीनो क्या है। तो देखिए भारत को कितने भू आकृतिक विभागों में बांटा गया है, क्योंकि अभी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो केवल वही क्वेश्चन देखेंगे, ये इंडिया से है, तो आप सिलेबस देखोगे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है सिलेबस से। उसके बाद भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र का नाम एवं उसके आविष्कारक का वर्ष लिखिए, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, कहाँ से है, भूकंप वाले टॉपिक से। तो हमें ये देखना है, हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं हम फैक्ट पर ध्यान नहीं देते हैं, या जब हम फैक्ट पढ़ रहे होते हैं तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं देते हैं। तो एमपीपीएससी क्या चाह रहा है, आपका फैक्ट भी मजबूत हो, साथ में आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा हो। तो ये पूरा फैक्चुअल नॉलेज वाला क्वेश्चन था। अब आप कॉन्सेप्ट सारा जानते हो लेकिन फैक्ट नहीं पता, तो यहाँ पे आपके ये 3 नंबर गए। तो हमें फैक्ट पर भी ध्यान देना है और साथ में कॉन्सेप्ट पर भी। फिर नेक्स्ट देखिए, सेंट जुआन नदी किस देश में होकर बहती है, तो विश्व वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है तो ये पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, ये क्लाइमेट से बी डब्ल्यू का जो साइन है वो किस टाइप की क्लाइमेट को प्रदर्शित करता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है, तो ये बताना है। चिनाब नदी की प्रमुख तीन, ये इंडियन ज्योग्राफी से, इसके बारे में भी हम चर्चा नहीं करेंगे। करेवा मिट्टी क्या है, अब उसमें जब हम सॉइल पढ़ रहे होंगे या हम जब हिमालय का डिवीजन पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर भी हम करेवा सॉइल के बारे में चर्चा करते हैं, तो ये आगे हम देखेंगे। तो ये सारे 3 मार्कर हैं। अभी ये 2021, 20 और 22 के आधार पे हमने क्वेश्चंस उठाए। बाकी आपको लगभग 2015 से लेके या 2014 से लेके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं 5 मार्कर के बारे में, 5 मार्कर कैसे कैसे पूछे गए हैं। देखिए, तिब्बत के पठार, सिलेबस में मेंशन था पर्वत पठार, पठार से क्वेश्चन मिला। भूकंपीय तरंगों के प्रकार, ये 5 मार्कर में है। जेट स्ट्रीम क्या है, भारत में मिट्टियों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो ये इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। नेक्स्ट, जो अरल सागर है, इसको मरती हुई लवणीय झील क्यों कहा जाता है, डाइंग सलाइन लेक क्यों कहा जाता है, तो ये झील से संबंधित क्वेश्चन है। ये वॉल्केनो अगेन देखिए सिलेबस। लूनी नदी, देन कास्ट स्थलाकृति के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां लिखिए, तो हम जब पढ़ रहे होंगे कि अपक्षय पर्दन से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, तो वहां पे हम देखेंगे ये कास्ट के बारे में। फिर दक्षिण पश्चिम मानसून, जेट स्ट्रीम, ये जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे। फिर देखिए, अपक्षय के 3 प्रधान प्रकार क्या है ना, 3 प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ वेदरिंग, ये पढ़ना है हमें। उष्णबंधीय, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, है ना। व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट, तो ये क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर लेटेराइट मिट्टी का निर्माण, तो ये 5 मार्कर देख लीजिए। और फिर हम देखते हैं 11 मार्कर, देखिए 11 मार्कर भी किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। जैसे ज्वालामुखी क्या है, विश्व में ज्वालामुखियों का वितरण। चक्रवात क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है सिलेबस से, फिर इंडियन ज्योग्राफी से ही, ठीक। फिर देखिए, हिमानीकृत अपरदनात्मक स्थलूपों का वर्णन कीजिए ना, डिस्क्राइब ग्लेशियल इरोजनल लैंडफॉर्म्स, या डिस्क्राइब द टोपोग्राफिक क्रिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, यानी जो ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया से निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन करना है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, उत्तर एवं दक्षिण भारत के अवपात तंत्र की तुलना, है ना, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, पवनों के प्रकार, कोपेन और थानथ्वेट के अनुसार भारत की जलवायु, भारत में मानसून की उत्पत्ति। तो ये कुछ हमने ट्रेंड देखा पिछले 2 से 3 ईयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए, अगर आप सिलेबस पे अच्छी कमांड कर लेते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने 3 मार्कर और 5 मार्कर 11 मार्कर को पहले ही तैयार कर लेते हैं, तो सीधी सी बात है, आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट पाएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन आप अपनी रेंज में ही पाएंगे, ठीक है ना। बस उसके लिए थोड़ा सा आपको स्मार्ट और हार्ड वर्क, है ना, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आप ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी, ऐसी सारी यूनिट जितने भी पेपर हैं सारी यूनिट को आपको इसी अप्रोच से तैयार करना है कि आपको 3 मार्कर पे ध्यान देना है, आपको 5 मार्कर पर ध्यान देना है और साथ में 11 मार्कर को। साथ में ये आप कैसे समझोगे कि हमें किस टॉपिक से 3 मार्कर किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई सिलेबस की और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। चलिए अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा टॉपिक का पहला पॉइंट है जो प्रमुख भौतिक लक्षण। और प्रमुख भौतिक लक्षण में क्या क्या है, पर्वत है, पठार हैं, मैदान है, नदियां हैं, झीलें हैं और हिमनद। तो आइए एक बार हम इस सबको डिस्कस करते हैं सबसे पहले। चलिए, देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम अपने सिलेबस को डिकोड करते हैं, ठीक है। मान लो हम सिलेबस को डिकोड करते हैं तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, हमारा जो सिलेबस का जो पहला टॉपिक है वो दिया है प्रमुख भौतिक लक्षण। ये हमारे सिलेबस का पहला पॉइंट है, प्रमुख भौतिक लक्षण। प्रमुख भौतिक लक्षण को अगर हम, अब हम इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं, प्रमुख
भौतिक और लक्षण। मेजर फिजिकल कैरेक्टर। ठीक है, देखिए प्रमुख का मतलब है जो सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, जो सिलेबस में दिया गया है सबसे पहली बात। भौतिक, अब भौतिक मतलब फिजिकल, यानी हम जिसको स्पर्श कर सकते हैं या जिसको हम देख सकते हैं, पांच इंद्रियों के माध्यम से हम जिसको फील कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं भौतिक का मतलब क्या है, जिसको हम स्पर्श कर सकें। ठीक है, और स्पर्श हम किनको कर सकते हैं, जितनी भी स्थलाकृतियां होती हैं, स्थलाकृतियां। ठीक है, और लक्षण का मतलब क्या है, उनके कैरेक्टर। जैसे क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, कि मान लीजिए उसका निर्माण कैसे हुआ, पहला कैरेक्टर। निर्माण के अलावा निर्माण का प्रक्रम क्या है, और निर्माण के प्रक्रम के अलावा उसका विकास क्या हुआ, कैसे हुआ है। ठीक है ना, ये 3 पॉइंट हम इसमें देखेंगे। तो जब हम सिलेबस का पहला पॉइंट उठाते हैं तो हमें यहाँ से ये जानकारी मिलती है कि जो सिलेबस में दिया गया है, उन्हीं सिलेबस में दी गई स्थलाकृतियों के बारे में आपको बताना है कि उसका निर्माण कैसे हुआ है, निर्माण का प्रक्रम क्या है, उसका विकास कैसे हुआ। मान लो सिलेबस में क्या दिया है, सबसे पहले सिलेबस में दिया है, सिलेबस में दिया है पर्वत, सिलेबस में दिया है पठार, सिलेबस में दिया है मैदान, नदियाँ, झील, और लास्ट दिया है हिमनद, ग्लेशियर। तो पर्वत, पर्वत एक स्थलाकृति है, तो इसका निर्माण कैसे हुआ, निर्माण का प्रक्रम क्या रहा, और विकास कैसे हुआ। ऐसे जब हम पठार पढ़ेंगे तो पठार में ये तीनों पॉइंट, इसी प्रकार से मैदान में, नदियों में, झीलों में, और साथ में हिमनद के बारे में। तो इस प्रकार से हम अपने सिलेबस पर बहुत अच्छी कमांड बना पाएंगे। ठीक है, अब देखिए जो स्थलाकृतियां हैं बेसिकली हैं तो एक टाइप की भू आकृतियां ही है। अगर हम देखते हैं तो ये हैं क्या, एक प्रकार की भू आकृतियां ही हैं कि नहीं। तो स्थलाकृतियां हैं भू आकृतियां। अब भू-आकृतियों के बारे में हम क्या जानते हैं, स्थलाकृतियों के बारे में हम क्या जानते हैं। देखिए स्थलाकृतियाँ ऐसी उच्चावच होती हैं जिनका स्वयं का द्रव्यमान हो, कुछ परिमाण हो, इनका आकार हो, इनका ज्यामिति हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्थलाकृति। तो स्थलाकृति, मान लीजिए देखिए हमने क्या कहा, स्थलाकृति क्या होती है, ऐसे उच्चावच, ऐसे उच्चावच जिनका स्वयं का परिमाण हो, मैग्नीट्यूड हो, जिनकी स्वयं की कुछ ज्यामिति हो, जिनका स्वयं का द्रव्यमान हो, मास हो, और जो कुछ आयतन रखती हो या आयतन घेरती हो, वो सब क्या है, स्थलाकृतियां हैं। ठीक है, तो इन्हीं सारे पॉइंट्स के बेसिस पे हमें अपना पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झील और हिमनद को तैयार करना है। ठीक है, अब देखिए कई बार अब जैसे लक्षण है, मान लीजिए यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय के लक्षण बताइए दोस्तों। जैसे मान लीजिए हम किसी भी पर्वत के पठार के एक लक्षण की बात कर रहे हैं, तो लक्षण में हमने बोला कि हम इसके 3 पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जैसे उसका निर्माण, उसका प्रक्रम और विकास। अभी जब भी बात आती है निर्माण, निर्माण में हम क्या-क्या देख सकते हैं? तो दोस्तों हम निर्माण में देख सकते हैं कि उस पर्वत की या पठार की या नदी की या झील की संरचना कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसके अलावा हम और क्या देख सकते हैं, उसका संगठन, कंपोज़िशन क्या-क्या है। इसके अलावा हम निर्माण में ही बात कर सकते हैं उसकी लोकेशन के बारे में, कि उसकी अवस्थिति क्या है। इसके अलावा हम निर्माण में ही बात कर सकते हैं उसकी प्रकृति के बारे में, उसका नेचर कैसा है। तो दोस्तों फिर अभी हम थ्री बार, अभी देखना आप, ये केवल हम बेसिक्स की बातें कर रहे हैं, अभी हम टॉपिक पे पहुंचे नहीं है। केवल अभी हम आपको जो सिलेबस का पॉइंट दिया है उसको डिकोड करने की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए इस जगह हम हिमालय को रख लेते हैं। अब हिमालय मान लो आपसे 3 मार्कर में पूछा, तो आप कैसे बताओगे। हिमालय में आपके पास जानकारी बहुत होगी, कंटेंट बहुत होगा, लेकिन उसको 3 मार्कर में लिखना, यानी 3 लाइनों में लिखना, या हम कह सकते हैं 10 से 15 शब्दों में उसको डिफाइन करना, ये थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमें पहले सिलेबस पे कमांड बनानी पड़ेगी। अब उसने कहा है, सिलेबस में मेंशन किया है कि मुझे पूछना है केवल प्रमुख भौतिक लक्षण, और वो प्रमुख भौतिक लक्षण वो किस-किस के पूछना चाह रहा है? पर्वत के, पठार के, मैदान, नदियाँ, झील और हिमनद के। तो हम उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग और उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग जब हम उसका आंसर पुट करेंगे, तो हमें मार्क्स उसमें प्रॉपर 3 या ढाई मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब कैसे देखिए, मान लीजिए हिमालय के बारे में आपसे प्रश्न पूछा है और लिखा है ये 3 मार्कर में, तो आप सब जानते हो आपके पास ये एस्पेक्ट्स हैं कि हिमालय की स्थलाकृति है। अब स्थलाकृति भी 3 प्रकार की होती है, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रथम श्रेणी की, द्वितीय श्रेणी की और तृतीय श्रेणी की। अब जो पर्वत हैं ये द्वितीय श्रेणी की स्थलाकृतियों में आते हैं, तो हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि ये द्वितीय श्रेणी की स्थलाकृति है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके निर्माण के बारे में, अब हमें 3 पॉइंट लिखना है, तो हम वो 3 ऐसे चुनिंदा पॉइंट्स को लिखेंगे जिस पे हमें अधिकतम मार्क्स मिले। तो अब दूसरा देखिए, हिमालय एक तो द्वितीय श्रेणी की संरचना है। दूसरा हम बता सकते हैं इसकी संरचना के बारे में, या संरचना की जगह आप अवस्थिति, दूसरा पॉइंट आप अवस्थिति बताते हो, उसकी लोकेशन बता सकते हो। इसका नेचर बता सकते हो, नेचर अर्थात प्रकृति, कि ये नवीन वलत पर्वत है, नवीन वलित न्यू फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, ये अवस्थिति हो गई। इसके निर्माण का प्रक्रम बता सकते हो आप,
कि भाई दो प्लेटों के टकराने से, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से इसका निर्माण हुआ। ठीक है, यही विकास के बारे में आ जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, कि आपको 3 मार्कर जब इसको तैयार करना है तो आप किन किन चीज़ों के ध्यान रखोगे, कि निर्माण, प्रक्रम, विकास, स्थलाकृति, है ना, ये सारी चीजें। और इसी को मैं अगर 5 मार्कर में कन्वर्ट करना होगा तो हम 5 मार्कर में भी कन्वर्ट कर लेंगे। थोड़ा हमें स्थलाकृति के बारे में, थोड़ा निर्माण, प्रक्रम और विकास, इनके बारे में ही अगर हम दो दो लाइन को डिकोड करेंगे तो हमारी जो 9 या 8 लाइन का जो हमें स्पेस मिलता है वहाँ पे वो फुलफिल हो जाएगा। और हम एक मैप भी बना सकते हैं हिमालय के लिए। तो समझ पा रहे हैं आप? चलिए, तो ये हमारा पूरा एक आस्पेक्ट रहेगा। जो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में जितने भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं उनको हम इसी प्रकार से कवर करेंगे। आई होप आप ये सारी बात समझ पा रहे होंगे। अब ठीक है, तो मैं जैसे भी हमने हिमालय का एग्जांपल लिया था, तो हिमालय के बारे में हम कितने पॉइंट्स बना सकते हैं। मान लीजिए हिमालय है, इसके बारे में हम क्या क्या लिख सकते हैं। हम इसकी संरचना के बारे में लिख सकते हैं। हम इसके महत्व, अगर हमें इसी को 11 मार्कर में और डिकोड करना हो तो सारे पॉइंट्स देखना आप एक बार। संरचना बता सकते हैं, इसके महत्व बता सकते हैं, इसकी हम प्रासंगिकता के बारे में बता सकते हैं, प्रासंगिकता क्या है हिमालय की। और हम क्या पॉइंट्स बता सकते हैं, हम इसके निर्माण के बारे में बता सकते हैं। अब ये अभी सीक्वेंस ऊपर नीचे हो रहा है, इससे आप मत सोचना, ये तो हम जब पढ़ेंगे तो हम उसको एक सीक्वेंस क्रम में लिखेंगे। अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम 11 मार्कर निकालने के लिए इससे क्या क्या पॉइंट निकाल सकते हैं। तो निर्माण देख लिया, है ना, इसका संगठन हमने देख लिया, संरचना देख लिया, हमने इसका महत्व देखी, हमने इसकी प्रासंगिकता देखी हिमालय की। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा हम देख सकते हैं कि ये वलन से बना है कि भ्रंश से निर्मित है, तो ये हम थोड़ा दो तीन बातें इसके बारे में बता सकते हैं। दूसरा, कोई सिद्धांत अगर है तो उस सिद्धांत को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स मिला के हम इनको अगर एक एक दो दो पंक्तियों में डिकोड करते हैं तो लगभग हम इसका 11 मार्कर भी बना ले जाएंगे, हम इसका 5 मार्कर भी तैयार कर लेंगे। वो इन्हीं में से कुछ हम फैक्चुअल पॉइंट उठा के अपना 3 मार्कर भी तैयार कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमें अपने सारे टॉपिक्स को कवर करना है। अब चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, एमपी की ज्योग्राफी हो, या अदर कोई टॉपिक हो। ठीक है, अब चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये तो हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक टर्म समझते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब है भू आकृति विज्ञान। सबसे पहले हम इस टर्म को समझते हैं, भू आकृति विज्ञान क्या है। देखिए दोस्तों, जब हम जियोमॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो ये बेसिकली एक ग्रीक भाषा का वर्ड है ना। ये किस भाषा का वर्ड है, तो हम बताएंगे कि एक ग्रीक भाषा का वर्ड है। और ग्रीक भाषा के ये 3 वर्ड्स, 3 शब्दों से मिलकर बना है। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं, तो देखिए, पहला शब्द है जियो, दूसरा शब्द है मॉर्फो, और तीसरा वर्ड है लॉजी। ठीक है, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। जिसमें हम सब जानते हैं, जियो, जियो का अर्थ होता है यहाँ पे अर्थ, अर्थात पृथ्वी, अर्थ जिसको हम कहेंगे पृथ्वी, है ना। मॉर्फो का अर्थ होता है फॉर्म, अर्थात रूप या निर्मित, जो भी बोल रहा हूँ। और लॉजी का अर्थ होता है टू स्टडी, अर्थात अध्ययन। यानी हम कह सकते हैं पृथ्वी के रूपों का अध्ययन करना ही क्या कहलाती है, जियोमॉर्फोलॉजी। क्लियर है। तो हम शॉर्ट भाषा में जियोमॉर्फोलॉजी को क्या बोल सकते हैं, स्थल रूपों का अध्ययन। स्थल रूपों का अध्ययन क्या कहलाता है, जियोमॉर्फोलॉजी, है ना। या हम बोल सकते हैं टू स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स या रिलीफ, है ना, टू स्टडी लैंड फॉर्म, है ना, टू स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म। ठीक है, या रिलीफ, रिलीफ मतलब उच्चावच, रिलीफ। ठीक है ना, रिलीफ माने होती है उच्चावच। तो चाहे हम कहें उच्चावच या हम कहें स्थल रूपों का अध्ययन, ही क्या कहलाता है, भू आकृति विज्ञान कहलाता है, जियोमॉर्फोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आप सब जानते हो जियोमॉर्फोलॉजी के जो फादर हैं वो किसको माना जाता है, फादर यानी जनक या पिता, पिता हम बोल सकते हैं या जनक। तो जियोमॉर्फोलॉजी का जो जनक है किसको माना जाता है, जेम्स हट्टन को, है ना, जेम्स हट्टन। और जेम्स हट्टन ने एक कोट दिया था, ये हमें याद रखना है, क्या, वर्तमान ही भूत की कुंजी है ना, द प्रेजेंट इज द की ऑफ पास्ट। ठीक है, तो वर्तमान ही भूत की कुंजी है, किसने कहा था, जेम्स हट्टन ने। क्यों कहा था, क्योंकि मान लीजिए वर्तमान में हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के या हड़प्पा सभ्यता के जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं, हम उनका आज वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं, और इससे हम भूत की जानकारी बता रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, जो वर्तमान है यही तो भूत की कुंजी हुआ, यानी प्रेजेंट इज द की ऑफ पास्ट। तो इसी आधार पर जेम्स हट्टन ने कहा है कि हम चट्टानों के आधार पर, चट्टानों की स्टडी करके बता सकते हैं कि 1000 साल पहले, है ना, या 10,000 साल पहले क्या कैसा रहा होगा। तो ये जेम्स हट्टन का कोट था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। आई होप ये पॉइंट भी आप क्लियर समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, जब हम स्थलाकृतियों की बात करते हैं या उच्चावच रिलीफ की बात करते हैं तो उच्चावच 3 प्रकार के होते हैं, है ना। कितने प्रकार के होते हैं उच्चावच, 3 प्रकार के। कैसे, देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अब रिलीफ की या उच्चावच की, रिलीफ।
जिसको हम हिंदी में कहते हैं उच्चावच। उच्चावच को ही हम बोलते हैं स्थल रूप। उच्चावच जो है दोस्तों, ये तीन प्रकार के होते हैं। ये तीन प्रकार कौन कौन से, आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रथम श्रेणी के उच्चावच, फिर हम बात करेंगे द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, और फिर हम बात करेंगे तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तो आपसे पूछा जाएगा रिलीफ कितने टाइप के होते हैं, तो आप बताओगे तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ, सेकंड ऑर्डर रिलीफ, और थर्ड ऑर्डर रिलीफ। ये तीन प्रकार के उच्चावच होते हैं, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। अब दोस्तों, जब हम प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के उच्चावचों की बात करते हैं, तो हम देख लेते हैं कि प्रथम श्रेणी में, ठीक है दोस्तों, प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच हैं, इनमें आते हैं महाद्वीप और महासागर, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। जितने भी हैं, ये किस में आएंगे? हमारे प्रथम श्रेणी के उच्चावच में आएंगे। ये याद रखना है आपको। और हम सब जानते हैं, सबसे पहले इन्हीं श्रेणियों का निर्माण हुआ, इन्हीं रिलीफ, इन्हीं ऑर्डर, यानी प्रथम श्रेणी के उच्चावच सर्वप्रथम बने। ये याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा जरूरी बात है कि अंतर्जात बलों का यहाँ पर, यानी एंडोजेनिक फोर्स होते हैं, इनका सबसे ज़्यादा यहाँ पर उपयोग होता है, या एंडोजेनिक फोर्स के कारण ही इनका निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर रिलीफ की, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के बारे में। तो दोस्तों, जो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं, इनका निर्माण होता है एंडोजेनिक फोर्स से, एंडोजेनिक फोर्स से, अर्थात हम कह सकते हैं अंतर्जात बल के द्वारा इनका फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। तो अंतर्जात बल के द्वारा जब इनका निर्माण होता है, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? इसी में आते हैं हमारे माउंटेन, अर्थात पठार पर्वत पठार, भ्रंश मैदान, है ना? भ्रंश मैदान, भ्रंश को बोलते हैं रिफ्ट्स वैली, और मैदान हो गए। ये सारे पॉइंट्स, या ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? द्वितीय श्रेणी के। तो हमें याद रखना है पर्वत पठार मैदान किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? द्वितीय श्रेणी के। और जो तीसरी श्रेणी के उच्चावच होते हैं दोस्तों, इस तीसरी श्रेणी के उच्चावच में बेसिकली अपक्षय अपर्दन द्वारा निर्मित, अपक्षय और अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां आती हैं। अपक्षय अपर्दन यानी वेदरिंग और इरोजन, वेदरिंग और इरोजन द्वारा निर्मित जितने भी स्थलाकृतियाँ उच्चावच हैं, वो किस में आते हैं? तृतीय श्रेणी के। बेसिकली दोस्तों, ये समतल या सपाट करने का काम करते हैं। इसके अगर हम एग्जाम्पल में देखेंगे, तो हम बोल सकते हैं बाढ़ का मैदान, बाढ़ का मैदान, ठीक है। बाढ़ का मैदान के अलावा यहाँ पर जितनी भी रोधिकाएँ होती हैं, बालू टिब्बे होते हैं, वो सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और बेसिकली दोस्तों, ये एक्सोजेनिक फोर्स के कारण होता है, एक्सोजेनिक फोर्स, जिसको हम बोलते हैं बाह्य बल के कारण निर्मित स्थलाकृति। आइयो, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी की स्थलाकृतियाँ क्या होती हैं, ये आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों, इतनी कहानी पढ़ने का मतलब है हमें यहाँ तक पहुँचना था, पर्वत। अब हम जब पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश, नदियों, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो हम सबसे पहला पॉइंट, अगर हमें कुछ नहीं आएगा, तो हम ये लिख सकते हैं कि यह द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं, ये सेकंड ऑर्डर रिलीफ है ना? चाहे वो हिमालय हो, कोई भी पर्वत हो, कोई भी पठार हो, कोई भी मैदान हो, उसमें हम पहला पॉइंट अपने मन से ये डाल सकते हैं कि नहीं, कि ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। ठीक। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं। अभी भी सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है, जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज पर्वत। तो हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? पर्वत के बारे में, अर्थात माउंटेन के बारे में। पर्वत क्या होंगे, कैसे होंगे, ये तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि पर्वत में हमें पढ़ना क्या क्या है। देखिए, पर्वत को पढ़ने से पहले, या किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले, हम उसको लगभग तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तीन कैटेगरी में किस लिए? अपने अध्ययन की दृष्टि से, या अपने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। जैसे पहला हम इसका एक रखेंगे स्टेज वन, ठीक है। फिर हम एक स्टेज सेकंड की बात करेंगे, और एक स्टेज थर्ड। तीन स्टेजों में हम किसी भी टॉपिक को तोड़ेंगे, फिर उसको हम पढ़ेंगे। ये तीन स्टेज में हम इनको क्यों डिवाइड कर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, ये भी हमें समझना चाहिए। तो देखिए, पहली स्टेज में हम डेफिनेशन देखेंगे, जो भी हमारा टॉपिक होगा, यानी कि हम उसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कई बार 3 मार्कर में डायरेक्ट परिभाषा पूछ ली जाती है। या हम उसकी विशेषता के बारे में बात करेंगे, या हम उसके महत्व के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंस के बारे में। और इन सबको हम 3 मार्कर की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, और 5 मार्कर की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। स्टेज टू में दोस्तों, हम उनके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। पर्वत का वर्गीकरण बताइए, माउंटेन का क्लासिफिकेशन बताइए। या हम वर्ल्ड के कुछ, विश्व के प्रमुख पर्वतों की बात करेंगे, जैसे कि एग्जाम में पूछा गया आल्प्स के बारे में, किलिमंजारो के बारे में, है ना? और जो थर्ड लेवल होगा, या जो हमारा थर्ड स्टेज होगा,
दोस्तों यहाँ पर हम बेसिकली 11 मार्कर और 5 मार्कर के रूप में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, या हम यहाँ पर रख सकते हैं कि मान लीजिए पर्वत पढ़ रहे हैं तो हम पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड माउंटेन, तो पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, या पर्वत निर्माण की जो उत्पत्ति है, पर्वतों की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं, जैसे कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम किसी भी टॉपिक को 3 स्टेज में डिवाइड करके या 3 लेवल में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा आपको कि हमें कैसे आगे जाके इन टॉपिक्स को कवर करना है। ठीक है? देखिए दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया कि स्थलाकृतियाँ 3 प्रकार की होती हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। अब सबसे पहली बात आती है, ये स्थलाकृतियों का निर्माण होता कैसे है? ये स्थलाकृतियाँ बनती कैसे हैं? तो आइए हम समझते हैं कि ये स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे होता है। हम सब जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, इसकी सतह जो है ना? ये जो हमारी अर्थ है, इसकी जो सतह है, सतह बोले तो सरफेस, सरफेस कैसी है? आप सब जानते हो, हमारे पृथ्वी की जो सतह है, जो सरफेस है, वो परिवर्तनशील है। किस टाइप की है? परिवर्तनशील, यानी कि वेरिएबल है। वेरिएबल है। तो पहला पॉइंट ध्यान से समझना, हमारी जो पृथ्वी है, इसकी सतह किस प्रकार की है? आप बताओगे सर ये है वेरिएबल, यानी परिवर्तनशील है। अच्छा, ये तो बता दिया परिवर्तनशील है, तो इस परिवर्तनशील होने का कोई ना कोई रीजन तो होगा, कोई ना कोई कारण तो होगा। वो कारण क्या है? तो दोस्तों जब हम कारण के बारे में सोचते हैं तो हमें एक आंसर मिलता है। क्या आंसर मिलता है? आप बताओगे सर जो पृथ्वी है, इसकी जो सतह परिवर्तनशील है, इसका सबसे बड़ा कारण है भू संचलन बल। भू संचलन बल। आपने जवाब में हमें आंसर दिया भू संचलन बल, जिसको हम बोलते हैं अर्थ मूवमेंट फोर्स। अर्थ मूवमेंट फोर्स। भू संचलन बल के कारण पृथ्वी की जो सतह है, ये परिवर्तनशील होती है। प्रश्न उठता है कि ये भू संचलन बल क्या है? दोस्तों ये भू संचलन बल दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार का? एक तो आपका हो गए अंतर्जात बल, और एक होगा बहिर्जात बल। यानी दो प्रकार के बल होते हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। इन्हीं दोनों को हम भू संचलन बल के नाम से जानते हैं। इन्हीं भू संचलन बल के कारण पृथ्वी की जो सतह है वो कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे पॉइंट। अंतर्जात बल को बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स, और बहिर्जात बल को बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। इन दोनों ही फोर्सों को कंबाइंड रूप से बोला जाता है अर्थ मूवमेंट फोर्स या भू संचलन बल। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो आंतरिक बल होता है या अंतर्जात बल होता है, ये क्या करता है? दोस्तों ये पृथ्वी यानी अर्थ पर असमानताएं उत्पन्न करता है। असमानताएं उत्पन्न करता है, इनइक्वालिटी को। जबकि जो बहिर्जात बल होता है, इसका काम क्या होता है? फ्लैट करना, समतल करना भूमि को, समतल। अब देखिए दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, ध्यान से देखना, एक है एंडोजेनिक फोर्स और एक है एक्सोजेनिक फोर्स। अगर एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स अर्थात अंतर्जात बल और बहिर्जात बल हो, समान हो, दोनों बराबर हो, तो दोस्तों उच्चावच कैसा होगा? समतल। यानी कोई भी उच्चावच का निर्माण नहीं होगा। अब मान लीजिए अंतर्जात बल, एंडोजेनिक फोर्स ज़्यादा हुआ किससे? एक्सोजेनिक फोर्स से, यानी बहिर्जात बल। और यहाँ पे क्या है? अंतर्जात बल। यदि अंतर्जात बल बहिर्जात बल से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा? अब देखिए, ये मान लीजिए हमारे अर्थ की सरफेस है ये। अब मान लीजिए अंतर्जात बल, अंतर्जात का बल है, बल का मतलब है यहाँ से ज्वालामुखियों का फूटना, जिससे कोई स्थलाकृति निर्मित हुई। मान लीजिए ये कोई पर्वत बन गया, लेकिन अंतर्जात बल ज़्यादा है और बहिर्जात बल कम है। यानी बहिर्जात बल बोले तो पवनों के चलने से, बारिश की बूंदों से इसका अपक्षय अपरदन होगा, ये कम है। तो जाहिर सी बात है कुछ स्थलाकृतियाँ बनेंगी जिसको हम पर्वत या पठार कह सकते हैं। ठीक है? वहीं अगर एंडोजेनिक फोर्स इज लेस देन टू एक्सोजेनिक फोर्स, यानी बहिर्जात बल ज़्यादा हो अंतर्जात बल से। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ये अंतर्जात बल के कारण कुछ पर्वतों का निर्माण हुआ, लेकिन हम क्या करें? एंडोजेनिक फोर्स कम हो और एक्सोजेनिक फोर्स ज़्यादा हो, तो ये इस पर्वत को काट देगा। काटने के बाद या तो भूमि को समतल कर देगा, या कहीं भ्रंश या दरारें पड़ जाएंगी। तो यहाँ या तो समतल का निर्माण होगा या भ्रंश या घाटियों का निर्माण होगा। ठीक है? तो ये हमें याद रखना है अंतर्जात और बहिर्जात बल क्या होते हैं। बेसिकली अंतर्जात और बहिर्जात बल में सबसे बड़ी खास बात आती है कि कुछ ज्वालामुखी उद्गार के कारण होते हैं, है ना? कुछ आप कह सकते हो आंतरिक हलचलों के कारण कुछ ना कुछ भूगर्भ में जो क्रियाएं हो रही हैं, घटित हो रही होती हैं, उनसे आंतरिक बल की उत्पन्न होता है, अंतर्जात बल उससे जनरेट होता है। तो
पहले हम देख लेते हैं अंतर्जात बल और बहिर्जात बल में डिफरेंस क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट हुआ, उसके बाद देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हम दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे अंतर्जात बल, एंडोजेनिक फोर्स, और यहाँ पर हम लिखेंगे बहिर्जात बल, एक्सोजेनिक फोर्स। और यहाँ पे हम लिखेंगे अंतर का आधार। दोनों में बेस क्या है, आधार क्या है डिफरेंस का। दोस्तों, ये आपसे 3 मार्कर या 5 मार्कर में पूछा जाएगा, तो आपको इसी प्रकार से टेबल बनानी है। अब देखना, टेबल दो प्रकार से बनती है। एक तो ये कि आप केवल अंतर्जात बल और बहिर्जात बल लिख दें और यहाँ पे पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट लिखें, लेकिन उसमें मार्क्स मिलने की संभावना कम है। अगर हम आधार बताकर इनमें डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट, अंतर का आधार हम देखते हैं दोनों की परिभाषा के रूप में, डेफिनेशन, है ना, डेफिनेशन की बात करें, तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख सकते हैं दोनों की, अंतर्जात बल की और बहिर्जात बल की। इसमें कह सकते हैं हम पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न, इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक। अच्छा, बहिर्जात बल के बारे में क्या लिखेंगे, पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न बल, पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न बल, पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न बल, फोर्स ऑन अर्थ सरफेस। पहला डिफरेंस हुआ ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन, एक नंबर हमारा पक्का। दूसरा, अंतर का आधार क्या होगा, दूसरा हम लिख सकते हैं कारण, यहाँ पर रीजन। रीजन में हम फिर अंतर्जात बल और बहिर्जात बल में डिफरेंशिएट करेंगे। तो रीजन क्या है, रीजन बताओगे आप अंतर्जात बल का, आंतरिक ताप, कोमा, चट्टानों में तनाव व संपीड़न। और एक पॉइंट रख सकते हो, हम जब जानते हैं मेंटल, यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, तो हम बोल सकते हैं रेडियो धर्मी पदार्थों का विखंडन, रेडियो धर्मी पदार्थों का विखंडन, ये हुआ कारण। हम क्या बोल सकते हैं, इंटरनल हीट, स्ट्रेस एंड कंप्रेशन इन रॉक्स एंड फ्यूजन ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। ये पहला डिफरेंस हो जाएगा अंतर्जात बल। बहिर्जात बल में हम क्या लिखेंगे, ओनली अपक्षय एवं अपरदन, जिसको हम कह सकते हैं वेदरिंग एंड इरोजन। इसके कारण बहिर्जात बल उत्पन्न होते हैं। और तीसरा जो हम अंतर का आधार देखेंगे इसमें, तो थर्ड हम जो इसमें डिफरेंस देखेंगे, वो क्या हो जाएगा, प्रभाव, इफेक्ट, क्या क्या इफेक्ट है। तो इफेक्ट के आधार पर हम देखते हैं दोनों में डिफरेंस। तो देखिए दोस्तों, अंतर्जात बल में प्रभाव क्या आ जाएंगे, हम कह सकते हैं भूपटल पर विषमता, विषमताएं आ जाएंगी। विषमता मतलब या तो उच्चावचों का निर्माण होगा, उच्चावचों का निर्माण होगा, या आप कह सकते हो पर्वत, पठार, इनका निर्माण होगा। ठीक है। वहीं यहाँ पर क्या होगा, बहिर्जात बल से, बहिर्जात बल से हम सब जानते हैं भूपटल कैसा हो जाएगा, समतल हो जाएगा, है नी, लेवल हो जाएगा, अर्थ क्रस्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरी तरह से प्लेन हो जाएगा। तो ये डिफरेंस हो गया अंतर्जात बल और बहिर्जात बल में। आई होप दोस्तों आप लोगों को इसके बारे में और भी नॉलेज होगी, ज़्यादा आपके पास कंटेंट भी होगा। लेकिन कंटेंट से होना जाना कुछ नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे केवल 3 मार्कर में या 5 मार्कर में इस क्वेश्चन को पुट करना है। तो आप वो जानकारी दो जो सटीक हो, सारगर्भित हो, और साथ में आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके जो डिमांड है उसको फुलफिल करता हो। बस इस आधार पर अगर आप अपना क्वेश्चन लिख के आओगे, तो ये चाहे 3 मार्कर में पूछा जाए या 5 मार्कर में, आपको मैक्सिमम नंबर मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो आइए दोस्तों, आज हमने जो बेसिक टर्म्स थे उनको डिस्कस किया। आपको वीडियो पसंद भी आया होगा, लेक्चर ये बहुत पसंद भी आया होगा। तो आप अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें दें। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। थैंक यू।